हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इनसे संबंधित करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारी ये संस्थान सरदार पटेल आश्रम कोटा में चलती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराती है। यहाँ पर हम आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। आप एक बार ज़्यादा जानकारी के लिए इनको ठीक तरीके से पढ़ लें। खैर दोस्तों, आगे चलते हैं और इस बार का जो करंट का जो टॉपिक है वो ये है कि क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई है इस बार, उसमें एक नाम बहुत ही चर्चित रहा। वह नाम है ग्रेट एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का। दोस्तों, विस्तार में जानते हैं। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, जो कि यूएन की इस बार क्लाइमेट एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करने गई थी और वहां पर इनका जो भाषण था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ये मात्र 16 साल की हैं। इन्होंने अपने कुछ कंसर्न्स रेज करे हैं एनवायरनमेंट को लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके सामने इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि आपने हमारे सपने, हमारा बचपन अपने खोखले शब्दों से छीन लिए हैं। हम झेल रहे हैं, मर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। आप केवल पैसे और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके की बातें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेतृत्व को कही है, जिससे उनका ध्यान जो है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित हो। दोस्तों, ये और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ग्रेटा के आह्वान पर 20 सितंबर 2019 को दुनिया भर में कई जगहों पर वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट स्ट्राइक हुई है, प्रोटेस्ट हुआ है। इसका आयोजन किया गया है और दोस्तों इसमें 139 देशों ने भाग लिया है और बहुत सारे स्कूली बच्चों ने इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली। और दोस्तों, उन्होंने कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है, उन्होंने उस दिन अपने स्कूल ना जाकर इस चीज़ का विरोध किया है और उन सभी ने इस क्लाइमेट स्ट्राइक में ग्रेटा थनबर्ग का साथ दिया है। दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग अपनी एक वीकली प्रोटेस्ट और करती रहती हैं, जिसका नाम है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। सोलर एनर्जी फॉर्म। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी फॉर्म अगर कहीं लग रहा है तो ये फार्म लग रहा है वियतनाम में। विस्तार में जानते हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन कहां किया गया है? दोस्तों, वियतनाम में। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी कुल कैपेसिटी 688 मिलियन किलोवाट है और दोस्तों इससे लगभग 3,20,000 घरों को बिजली मिलेगी। इससे 10% ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और दोस्तों खास बात कि इससे जो कार्बन एमिशन है वो 5,95,000 कम होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम आगे चलते हैं। माइग्रेंट्स यानी प्रवासी। दोस्तों, प्रवासी से संबंधित हम पढ़ते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में रही? दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि माइग्रेंट्स की जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो भारत की थी, यानी भारत से सबसे ज़्यादा लोग जो है माइग्रेट करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये जो है यूएन का एक विभाग है और इसका भी एक विभाग है जिसका नाम है पॉपुलेशन डिवीजन, और उसकी एक इंटरनेशनल माइग्रेंट रिपोर्ट निकली है जिसने ये जानकारी दी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने आयु, लिंग, मूल के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की नवीनतम संख्या यानी लेटेस्ट डेटा जो है उन्होंने प्रोवाइड कराया है बेस्ड ऑन एज, सेक्स और ओरिजिन प्लेस। इसके आधार पर उन्होंने डेटा दिया है। दोस्तों, अनुमान है कि भारत से 1.75 करोड़ लोग जो है माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो माइग्रेट कर चुके हैं और दोस्तों पूरी दुनिया में भारत जो है पहले स्थान पर है। दोस्तों, मैक्सिको दूसरे स्थान पर है और विश्व की अगर बात करें तो विश्व से 27.2 करोड़ लोग जो है इसमें प्रवासी हैं। दोस्तों, तीसरे और चौथे स्थान पर चीन और रूस हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि माइग्रेंट्स के लिए यानी प्रवासियों के लिए जो फेवरेट डेस्टिनेशन है, कौन सी जगह प्रवासी सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं? तो दोस्तों यूरोप है, क्योंकि वहाँ पर हर साल 82 मिलियन प्रवासी जाते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में 59 मिलियन प्रवासी आए हैं। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अगला देखते हैं। दोस्तों, इस तरीके की खबर हमें गल्फ वॉर के बाद पहली बार शायद सुनने को मिली होगी, जहां पर एयर स्ट्राइक्स हो गई हैं ऑयल वेल्स पर सऊदी अरेबिया की। दोस्तों, इस न्यूज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित तेल कुओं पर ड्रोन से हवाई हमले हुए? दोस्तों, खास ध्यान रखने वाली बात है कि ये हवाई हमले जो हुए हैं ये ड्रोन से हुए हैं। दोस्तों, ये ड्रोन अटैक्स हैं
और दोस्तों ये जो है सऊदी अरेबिया में हुए हैं। 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरेबिया की तेल कंपनी सऊदी अरामको, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरामको जो है वो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इसके अबकैक और खुराइस में स्थित जो तेल के कुएं थे वहां पर ड्रोन से हवाई हमले हुए हैं। दोस्तों इससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय ऑयल मार्केट, जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है, वो प्रभावित हुआ है, उसको कहीं ना कहीं परेशानी झेलने को मिलेगी। और दोस्तों सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो ऑयल प्रोडक्शन में सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका लगभग आधा प्रोडक्शन यानी 5.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है इसमें कमी आई है। ये इसके कुल प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा है। तो देख लीजिए दोस्तों आप कि इस एयर स्ट्राइक से इसका कम से कम भी हाफ ऑफ द प्रोडक्शन इज अफेक्टेड। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जो है, भारत को सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऑयल एक्सपोर्ट करता है और भारत जो है सऊदी अरेबिया से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। तो ये खास बात है। आगे देखते हैं दोस्तों हम पीएम मोदी की फ्रांस की विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अगस्त को फ्रांस की विजिट पे थे। वहां पर वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उन्होंने चर्चा करी और दोस्तों उन्होंने क्लाइमेट चेंज, स्किल डेवलपमेंट, आईटी, स्पेस, सिविल एविएशन, सिविल न्यूक्लियर फ्रंट जैसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस की मदद से हमारे यहाँ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है जैतपुर में, तो इस पर भी सहमति बन गई है। और दोस्तों साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ है। अगली विजिट हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट की उन्होंने यात्रा की। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री ने इस बार 23 से 24 अगस्त को यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ के जो युवराज हैं यानी क्राउन प्रिंस हैं जिनका नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, इन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी तो इस पे एक पोस्टेज स्टैंप जो है जारी किया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई में भारत ने रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया गया है और मिडिल ईस्ट में भारत के द्वारा जारी किया गया रुपए कार्ड वाला यह पहला देश होगा। इससे पहले भारत सिंगापुर और भूटान में भी रुपए कार्ड लॉन्च कर चुका है। दोस्तों रुपए कार्ड इंडियन बैंक्स और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की सुविधा प्रदान करता है आपको, तो ये आपके लिए बहुत ही एक सुविधा वाली बात हो जाएगी पेमेंट में। इससे इंडियंस को और बाहर के लोगों को भी आसानी होगी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जी हाँ अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद। आगे चलते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री की बहरीन यात्रा। मैं आपको बता दूं बहरीन एक छोटा सा देश है गल्फ में जिसको हम देखते हैं। 24 और 25 अगस्त को प्रधानमंत्री बहरीन की यात्रा पे थे। बहरीन ने भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है जिसका नाम किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेसा है। दोस्तों एक खास बात यह है कि बहरीन में एक जगह है मनामा जहां पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर था जिसका पुनरुद्धार यानी रेनोवेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने की औपचारिक घोषणा कर दी है और उसका शुभारंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों समझौता एक्सप्रेस, जब नाम समझौता एक्सप्रेस का आता है तो आपके दिमाग में एक ही देश का नाम आता होगा, पाकिस्तान। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी जिसे अगस्त 2019 में दोनों देशों ने बंद कर दिया है, इसका नाम समझौता एक्सप्रेस है। दोस्तों 8 अगस्त को 2019 को पाकिस्तान के रेल मंत्री ने समझौता एक्सप्रेस को परमानेंटली बंद करने का निर्णय लिया जिसके बाद भारत ने भी 11 अगस्त को इस ट्रेन सेवा को रद्द कर दिया। दोस्तों 22 जुलाई 1976 को ये रेल सेवा अटारी लाहौर के बीच शुरू की गई थी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं जिनके कारण ये सारे परिणाम सामने आ रहे हैं। अगली न्यूज़ हम देखते हैं कि यूएस डिक्लेयर्स चाइना अ करेंसी मैनिपुलेटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते यूएस और चाइना के बीच में टेंस सिचुएशन है ही, लेकिन इससे पहले भी इन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। पहले ट्रेड वॉर्स और इस तरीके की चीज़ें इनके बीच में चल रही थी। दोस्तों अमेरिका ने जिस देश को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है उसका नाम है चाइना। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को अमेरिका ने आधिकारिक रूप में यानी अथॉरिटेटिव अपना डिक्लेरेशन यानी स्टेटमेंट जारी करके कहा कि मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करता है चाइना और इसीलिए उसे करेंसी मैनिपुलेटर कहा गया है। अमेरिका का ये आरोप है कि जो चाइना का बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने अपनी मुद्रा जो युआन है उसको डॉलर की अपेक्षा 1.9% डेप्रिशिएट किया है, जिससे डॉलर जो की तुलना में युआन 7 युआन प्रति डॉलर से भी कम यानी उसकी जो डॉलर की
रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो युआन की जो कीमत है वो 7 युआन प्रति डॉलर से भी नीचे आ गई है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अक्सर देश ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनको एक्सपोर्ट करने में जो है आसानी हो। आगे चलते हैं दोस्तों, वाटर क्राइसिस और इंडिया की इसमें 13th पोजीशन है। एक रिपोर्ट आई है जिसने ये कहा है कि इंडिया जो है अभी एक जल संकट झेल रहा है। दोस्तों देखते हैं, विश्व संसाधन संस्थान है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और इसका एक सहायक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एक्वाइट वाटर रिस्क एटलस। ये एक रिपोर्ट जारी हुई है और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हिंदुस्तान अभी एक वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है और इस रिपोर्ट ने हिंदुस्तान को 13वां स्थान दिया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में टोटल 189 कंट्रीज़ को लिया गया था और 13 इंडिकेटर्स पे रिपोर्ट बेस्ड है, यानी 13 जो है संकेतकों पे आधारित है ये रिपोर्ट, जिसमें भूजल भंडारण यानी ग्राउंड वाटर रिजर्व्स और उसमें लगातार आ रही कमी जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख है। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको यहाँ तक करंट अफेयर्स आज हमने पढ़ा है और अब इसके आगे का करंट अफेयर्स जो है मैं आपको बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं IAS RAS या RPSC या RSM SSB से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सरदार पटेल आश्रम। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप सरदार पटेल आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है ये वीडियो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप ये चैनल को जो है लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।